नमस्कार, मैं ताबिश कमाल हूं। आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद भी हैं। दिल्ली में आज सुबह से ही लगातार पुलिस रोहिंग्या बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान चला रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में और अपनी रैलियों में लगातार ये दावा किया था कि अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हम कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के लिए विदेशी बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को दिल्ली से निकाल कर खदेड़ देंगे। और इस कड़ी में आज लगातार सुबह से दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। हालांकि इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के आला पुलिस अधिकारी और दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद के साथ एक बैठक की थी, जिसमें उन्होंने आदेश दिया था कि आपको दिल्ली से कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के लिए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान चलाना होगा। इस अभियान के तहत आज दिल्ली में सुबह से पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। कई इलाकों में जाकर के पुलिस ने जगह जगह सर्च ऑपरेशन चलाया। दिल्ली पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान कई रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के पास से अवैध कागज भी बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इन सबको इनके देश वापस भेजा जाएगा। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिली है कि कुछ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने की तैयारी कर दी गई है और कुछ को गिरफ्तार किया गया है जो अवैध तरीके से भारत में घुसे थे, जिनके खिलाफ भारत में भी कई तरह के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी वजह ये रोहिंग्या बांग्लादेशी थे। हालांकि आज बीजेपी नेता के.एस. दुग्गल ने कहा कि जिस तरह से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को अपने वोटों की खातिर बसाया था, उसकी वजह से आज दिल्ली का ये हाल हुआ है। के.एस. दुग्गल ने आगे ये भी कहा कि दिल्ली में कोई भी दिल्ली का मुस्लिम ये नहीं चाहता कि विदेशी रोहिंग्या दिल्ली में आकर के रहें, क्योंकि इससे मुसलमानों का हक मारा जा रहा है। देश के मुसलमान खुद नहीं चाहते कि विदेशी रोहिंग्याओं को दिल्ली में रहने दिया जाए। हालांकि इसको लेकर के राजनीति जमकर हो रही है। इस पूरे मामले पर कई विपक्षी नेता हिंदू और मुस्लिम करके राजनीतिक माहौल गरमाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। मोहाली में अब ट्रैफिक के वायलेशन करने वालों की खैर नहीं है, क्योंकि आज से तीसरी आंख ट्रैफिक वायलेशन पर नजर रखेगी। थोड़ी देर पहले ही पंजाब के मुख्यमंत्री ने मोहाली के सोहाना थाने के अंदर नए कमांड कंट्रोल सिस्टम मैनेजमेंट और ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम का उद्घाटन किया है। और आज से पंजाब के मोहाली के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं पंजाब का मोहाली जिला राज्य का पहला ऐसा जिला बन गया जहां से आज से ऑनलाइन चालान काटे जा सकेंगे। यानी कि अब जो चालान होंगे वो मैनुअल नहीं होंगे। अगर आप पंजाब के मोहाली में किसी भी तरीके से ट्रैफिक रूल के वायलेशन करते हैं तो आपके ऑनलाइन जो है चालान कट जाएगा। ये तस्वीरें कंट्रोल कमांड सेंटर के अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ से अब जो है ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और आज से यहाँ पर ऑनलाइन चालान काटने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। 5 तरह के वायलेशन जो है, जिसमें ट्रैफिक स्पीड को लेकर, हेलमेट को लेकर, या फिर अगर आप रेड लाइट जंप करते हैं, इसके अलावा बेल्ट, या फिर 5 तरह के जो वायलेशन है वो अलग अलग तरीके से यहाँ से सीधे ऑनलाइन चालान कटेगा। और तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके से जो हाई डेफिनेशन जो कैमरे हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। PTZ कैमरे, यानी कि 360 जूम पर भी वो आपको आपकी हर हरकत पर नज़र जो है वो रख पाएंगे। तो कुल मिलाकर आज से मोहाली के अंदर CCTV कैमरे की नज़र से आप पर ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो रखा जाएगा, आपके ऑनलाइन चालान काटे जाएंगे। और मोहाली के बाद ज़ीरकपुर और उसके बाद पंजाब के 100 शहरों के अंदर इसी तरीके से जो है ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जो है वो शुरू करने की पंजाब सरकार की योजना है। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज़, मोहाली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में। और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर के। उत्तराखंड की आज की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तरकाशी दौरा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने निर्धारित समय के अनुसार उत्तरकाशी के मुखबा पहुँचे, जहाँ पे उन्होंने गंगोत्री स्थल स्थित माँ गंगा की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि माँ गंगा पे उनकी विशेष आस्था है और माँ गंगा की कृपा से ही वे गंगोत्री पहुँचे हैं और आज़ादी के बाद पहुँचने वाले वे पहले प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि माँ गंगा की कृपा से ही मैं काशी पहुँचा, काशी से सांसद हुआ, काशी के लोगों की सेवा कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ पे पूरे देश के लोगों को पूरे साल भर यानी 365 दिन आना चाहिए।
प्रधानमंत्री हरसिल पहुँचे और वहाँ पर एक जनसभा को संबोधित किया और वहाँ से उन्होंने पूरे देश को ये संदेश दिया कि उत्तराखंड में टूरिज्म की कौन कौन सी संभावनाएं हैं। उन्होंने उद्योगपतियों के लिए, उन्होंने धर्माचार्यों के लिए, सबके लिए कुछ न कुछ संदेश दिया कि किस तरह से जो धर्माचार्य हैं, योगाचार्य हैं, यहाँ पे योगासन कर सकते हैं, किस तरह से जो उद्योगपति हैं यहाँ पे तमाम तरह के उद्योग धंधे लगा सकते हैं, रिजॉर्ट बना सकते हैं, होम स्टे बना सकते हैं और किस तरह से यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा जब पूरे देश में सूरज नहीं निकलता, शीत होती है, तब उत्तराखंड के पहाड़ों में कड़ी धूप होती है जिसको घाम तापना कहते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को इस मौसम में भी, यानी सर्दी के मौसम में भी, शीतकाल में भी उत्तराखंड आना चाहिए यहाँ के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने के लिए। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से निश्चित रूप से उत्तराखंड के पर्यटन को नई उड़ान मिली है, नए पंख मिले हैं, नई गति मिली है और निश्चित रूप से आने वाले समय में प्रधानमंत्री के इस दौरे के संदेश का असर उत्तराखंड के तीर्थयात्रियों पे, पर्यटकों पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। उन्होंने इस मौके पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी जमकर प्रशंसा की और कहा कि जिस तरह से लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे छोटे भाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के विकास के लिए काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाला जो दशक है उत्तराखंड का होगा। उन्होंने विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि जब मैं उत्तराखंड एक बार आया था और बाबा केदार के दर से मेरे मुंह से निकल गया था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। उन्होंने कहा था शब्द मेरे थे लेकिन प्रेरणा जरूर भगवान केदारनाथ की थी और आज मैं आश्वस्त हूँ कि आने वाला समय, आने वाला जो दशक है उत्तराखंड का होगा। प्रधानमंत्री की इस दौरे और प्रधानमंत्री के इस संबोधन से न केवल उत्तराखंड के लोगों को बल्कि यहाँ की सरकार को भी नई एनर्जी, नई ऊर्जा मिली है। इसका असर आने वाले समय में उनके काम पे देखने को मिलेगा। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। नमस्कार, मैं हूं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं मेरे साथ JK 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा धमाका हुआ है। महाविकास आघाड़ी MVA अब महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ एक्शन की तैयारी में जुट गई है। असेंबली में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की बात कही जा रही है। मामला जुड़ा है धनंजय मुंडे के इस्तीफे से, जिनका नाम सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने विधानसभा को इस बड़े घटनाक्रम की जानकारी नहीं दी थी, जो कि सदन के विशेषाधिकार हनन का उल्लंघन है। एनसीपी के नेता जयंत पाटिल ने साफ कहा कि ये मामला सदन में सबसे पहले उठाया जाना चाहिए था। धनंजय मुंडे के करीबी वाल्मीकि कराड़ पर सरपंच संतोष देशमुख की हत्या में मास्टरमाइंड होने का आरोप है। इसको लेकर विपक्ष लगातार मुंडे के इस्तीफे की मांग कर रहा था और अब जब मुंडे ने इस्तीफा दे दिया है तो विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। क्या महाराष्ट्र सरकार पर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाना विपक्ष का जो है सही कदम है? क्या विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर पाएगा या फिर सिर्फ राजनीतिक चाल है? अब देखना होगा कि महाविकास आघाड़ी MVA इस पर क्या रणनीति बनाती है। तो वहीं हम बात करते हैं खास तौर से महाराष्ट्र की असेंबली में कई हंगामे चल रहे हैं। फिलहाल अबू आसिम आजमी सपा के जो नेता है उन्हें बर्खास्त किया गया है, खासतौर से सदन की कार्रवाई से। और वहीं उन्होंने औरंगजेब की तारीफ में कुछ कहा तो उस पर बहुत बड़ा हंगामा मच गया था, जिसे लेकर उन्हें सस्पेंड किया गया है। तो वहीं उन पर और गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है और इन मुद्दों को लेकर खास तौर से आए दिन नए नए जो है वहां गहमा गहमी हंगामे चलने लगे हैं। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, JK 24/7 न्यूज, मुंबई।
नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और मैं हूं धनराज गर्ग। आज बात करेंगे आज उत्तराखंड की पुलिस की कार्यशैली की, क्योंकि उत्तराखंड की जो पुलिस है वो अपराधियों को बिल्कुल भी बकसने के मूड में नहीं है। लगातार चाहे नशा कारोबारी हो या फिर अन्य किसी भी तरह का अपराधी हो, उस पर नकेल कसती हुई उत्तराखंड पुलिस नज़र आ रही है। और वहीं देखिएगा कि पुलिस का कहीं ना कहीं एक अभियान जो लंगड़ा अभियान कहा जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि बदमाशों के पैर में गोली मारकर उन्हें लंगड़ा करने का अभियान लगातार पुलिस का चलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि हरिद्वार पुलिस ने कई ऐसे अपराधियों के पैरों में गोली मारी है और उनको गिरफ्तार किया है। तो कहा जा सकता है कि उत्तराखंड पुलिस जो है अपराधियों पर लगातार नकेल कसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो लक्ष्य है कि उत्तराखंड को 2025 तक कहीं ना कहीं नशा मुक्त करना है और अपराधियों से मुक्त करना है, इसको लेकर लगातार जो अभियान चलाए जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं पुलिस की एक कार्यशैली अच्छी नज़र आ रही है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड की जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं बदमाशों को पकड़ने, जो बदमाश पकड़ में नहीं आ रहे हैं तो उनके पैरों में गोली मारकर उनको पकड़ने का प्रयास कर रही है। और आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों की यदि मैं बात करूँ तो 3 से 4 बदमाश जो इनामी बदमाश हैं उनको पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है। तो इसी तरीके से ये अभियान चलता रहेगा, क्योंकि जो डीजीपी हैं दीपम सेठ उन्होंने भी साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और वहीं थाना अध्यक्षों को भी निर्देश दिए हैं कि अपराधी किसी भी प्रकार का हो उसको बख्शा ना जाए और उसको तुरंत पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। नमस्कार, मैं देव प्रकाश, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो 1 महीने के भीतर कैबिनेट से निर्णय लेकर युवा आयोग का गठन किया जाएगा। उक्त बातों को बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा। कल राजधानी पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में तेजस्वी यादव एवं राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा युवा चौपाल का एक कार्यक्रम किया गया था, जिसमें पूरे बिहार के छात्र युवा वहां पे मौजूद थे, खासकर जो राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक थे। तेजस्वी यादव ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि युवा ही बिहार के सरकार को बदल सकते हैं, युवा ही सभी कुछ कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा देने वाले जितने भी छात्र होंगे, अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में बनती है तो उनके फॉर्म भरने में जो भी फीस लगता है उसे माफ़ किया जाएगा, उनसे फीस नहीं लिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी घोषणा किया कि अगर जो भी प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए जो छात्र ट्रेन से सफ़र करते हैं उन्हें भाड़ा भी फ्री किया जाएगा। और आज देखा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि केवल भाड़ा ही नहीं, जो छात्र एग्जामिनेशन देने के लिए जा रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा के लिए, उन्हें खाने पीने और रहने की भी सुविधा फ्री में की जाएगी। अब देखा जाए तो बिहार में जैसे जैसे चुनाव, बिहार विधानसभा का चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे घोषणाएं सभी पार्टियां प्रतिदिन अपने अपने स्तर से जनता को लुभाने में लगी हुई है। अब देखना होगा कि ये कहाँ तक की लुभावने बातें पूरी हो सकती है, बिहार सरकार करेगी या महागठबंधन की सरकार बनने के बाद तेजस्वी यादव ने जो घोषणा किया है उसको करेंगे। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि बिहार सरकार को, अगर बिहार में नई सरकार लाना है तो युवा को एकत्रित करना है, युवा ही आने वाले दिनों में बिहार की सरकार को बदल सकती है। उन्होंने ये भी घोषणा किया कि बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो 65% आरक्षण दिया जाएगा, जो कि बहुत पहले से मांगे किया जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार और बिहार सरकार के द्वारा इन मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अजय के साथ देव प्रकाश, JK 24/7 न्यूज़, पटना। छत्तीसगढ़ में इन दिनों विपक्ष यानी कांग्रेस के नेताओं पर जासूसी करने का मामला अब तूल पकड़ लिया है। इस मामले को लेकर के अब छत्तीसगढ़ में नई सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस के आरोपों के बाद, जासूसी करने के आरोपों के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सरकार पर जासूसी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मेरे मोबाइल पर जो है जासूसी की जा रही है, मेरा मोबाइल सर्विस लॉस पर है। उन्होंने कहा मेरे पत्रकार वार्ता को जो है LIV के
जो खुफिया एजेंसी के कर्मचारी आते हैं और मेरी बातों को सुनाते हैं। तमाम प्रकार के आरोप उन्होंने राज्य सरकार पर लगाए और मेरी जासूसी की जा रही है, उन्होंने कहा। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने अपने जो है निवास स्थान पर जो है जासूसी करने का आरोप लगाया था। इस मामले पर उन्होंने 3 पुलिसकर्मी सहित एक अधिकारी को पकड़ने की बात कही थी। अब इस मामले को लेकर के सियासत शुरू हो गई है। वहीं इस मामले को लेकर के राज्य के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने इन आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिन आधार आरोप है। उन्होंने कहा विपक्ष जो है मुद्दा से भटक गई है, जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए उन मुद्दों पर बात नहीं कर रही है, क्योंकि बीजेपी को छत्तीसगढ़ में बड़ी जीत मिली है। इसीलिए इस तरीके के आरोप ध्यान भटकाने के लिए जो है कांग्रेस लगा रही है। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर के सियासत जारी है। वहीं जासूसी के आरोप में पहले से ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने मुख्यमंत्री और जो है डीजीपी को पत्र लिखा है और इस मामले पर जांच करने की बात कही है। हालांकि इस मामले को लेकर के अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया। अब देखना ये होगा कि इस मामले सामने आने के बाद सरकार जांच कराती है या कांग्रेस और बीजेपी के बीच खाली बयानबाजी होती है, ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन पिंटू देवांगन के साथ शंभू राही, JK24 न्यूज़, रायपुर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जमकर बीजेपी को लताड़ने की कोशिश की और साफ तौर पे कहा कि मनरेगा जिस सोच के साथ कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाया गया था, मनरेगा की जो सोच कांग्रेस की सोच थी, उस सोच पर पानी फेर दिया गया है। अब महाकुंभ की फजीहत, जब महाकुंभ में स्नान करने के लिए आखिरकार वो मनरेगा का मजदूर कैसे जाए, जिस पर 4 करोड़ रुपए के करीब बकाया है, यानी कि मनरेगा के मजदूरों को वेतन नहीं दे पा रही है सरकार। और 2024 से अब तक सरकार ने मनरेगा के किसी भी कर्मचारी को वेतन नहीं दिया। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से संविदा कर्मचारी हैं, तकरीबन 40,000 से ये कर्मचारी ज़्यादा हैं और इन सभी को पिछले 1 साल से वेतन नहीं मिला है। सभी वेतन की विसंगतियों से जूझ रहे हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में आखिरकार स्नान करने ये गरीब कैसे जाते। यही नहीं, उन्होंने दूसरा सवाल किया सरकार से कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त बच्चों के एडमिशन का सीज़न चल रहा है, लेकिन मनरेगा का मज़दूर जिसके पास वेतन नहीं है वो आखिरकार अपने बच्चों की पढ़ाई कैसे कराए। उन्होंने ये भी कहा कि रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और साथ ही साथ होली भी आने वाली है। ऐसे में तमाम घर के खर्चों को चलाने के लिए मनरेगा मज़दूर दर दर भटकने को मजबूर है। साफ तौर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामियों पर वार करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने अपने नकारेपन को छुपाने के लिए महाकुंभ की उपलब्धियों को गिनाने का काम शुरू किया, जबकि मनरेगा मजदूर से लेकर के 40,000 से भी ज़्यादा जो संविदा कर्मचारी हैं वो अपने वेतन के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। इन तमाम कटाक्ष के साथ आज प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मुख्यालय में प्रेस वार्ता की और भारतीय जनता पार्टी को जमकर कोसने का काम किया। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK24 न्यूज़, लखनऊ। बब्बर खालसा ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले लजर मसीह की गिरफ्तारी यूपी ATS ने कौशाम्बी से की है। ये बड़ी एजेंसियों की उपलब्धि है कि जब किसी बड़ी घटना को कारित करने से पहले ही लजर मसीह की गिरफ्तारी यूपी ATS और पंजाब पुलिस के तत्वाधान में की गई है। तो ऐसे में एक बात साफ हो जाती है कि जिस तरह से लजर मसीह के जो कनेक्शन हैं वो पाकिस्तानी ISI के संपर्क में थे और ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा एजेंसियों को कामयाबी हाथ लगी जब तमाम जो देश के संबंधित चीज़ों को लेकर उसने पाकिस्तान में बैठे ISIयों के संपर्क में तमाम चीज़ें साझा की है। हालांकि लजर मसीह की गिरफ्तारी के बाद से यूपी ATS और पंजाब पुलिस ने पूछताछ में ये भी सामने पाया है कि जिस तरह से प्रयागराज के महाकुंभ में किसी बड़ी घटना को कारित करने की फिराक में था लजर मसीह। हालांकि एजेंसियों की तत्परता और मुस्तैदी के चलते प्रयागराज के महाकुंभ में घटना को कारित नहीं कर पाया, लेकिन लगातार जिस तरह से लजर मसीह प्रयागराज और कानपुर और कौशाम्बी में डेरा जमाए हुए था,
तो ये भी पुलिस अधिकारियों को मानना है कि किसी बड़ी घटना को फिर कारित करने के फिराक में था। हालांकि किसी घटना को करने से पहले ही यूपी एटीएस और पंजाब पुलिस ने धर दबोचा है। कैमरामैन किशन के साथ उमेश मिश्रा, JK 24x7 लखनऊ।